नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे संधि के बारे में। स्वर संधि के कितने भेद हैं, उनकी पहचान क्या है, किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है, इन सब पर आज की वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको आसान पहचान भी समझ आ सके और अभ्यास कार्य भी आप कर सके। शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल। जब आपने कभी सुना होगा कि दो राष्ट्रों में यानी दो देशों के बीच में संधि हो गई है, यानी मित्रता या मेल हो गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णों के बीच में संधि होती है यानी मेल होता है, और उससे जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। दीप और अवली, यहाँ पर प में अ की ध्वनि है और जो दूसरा शब्द है अवली, उसमें पहली ध्वनि है अ। तो ये जो पास की दोनों ध्वनियां हैं, जब ये आपस में मिल जाती हैं तो इससे एक परिवर्तन होता है और एक नए शब्द की रचना होती है। दीप और अवली के मेल से बना दीपावली। जहां पर प में आ की ध्वनि हो गई है, इस प्रकार से ये जो मेल हुआ है वह कहलाता है संधि। एक और उदाहरण देखते हैं। सूर्य और उदय। सूर्य जब हम बोलते हैं तो बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है। उसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि है उ। जब इन दोनों का मेल होता है तो अ और उ के मेल से ओ की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बनता है सूर्योदय। इस प्रकार हमने जाना कि दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो बदलाव आता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल, इस बात का ध्यान रखें। अन्य शब्दों में कहें तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, वो जब आपस में मिलकर परिवर्तन लाते हैं उसे हम संधि कहते हैं, जैसे कि आपने ऊपर के उदाहरणों में देखा। आइए अब थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, आपने शुरुआत में वर्णमाला अवश्य पढ़ी होगी। स्वर अ आ इ ई, इनकी मात्राओं के बारे में भी आप जानते होंगे कि अ की मात्रा नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो अन्य 10 स्वर हैं सभी की अपनी अपनी मात्रा होती है। व्यंजन क से लेकर य तक होते हैं, जिसमें संयुक्त व्यंजन भी मिले हुए होते हैं। और विसर्ग आप सभी जानते हैं, जो संस्कृत से आए शब्द हैं उनके पीछे जो 2 बिंदु लगे होते हैं वो विसर्ग होते हैं। आज की वीडियो में हम केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर स्वरों के बीच में संधि होती है, यानी कि मेल होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। सुर और अरि, यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं। सुर में अंतिम ध्वनि क्या है? र। जब हम र बोलते हैं तो पीछे अ की ध्वनि सुनाई देती है। याद रखिए, जिन व्यंजनों में कोई मात्रा दिखाई न दे, इसका अर्थ है कि वहां पर अ मिला हुआ है। और दूसरा शब्द क्या है? अरि। अरि में पहला अक्षर है अ, जो कि एक स्वर है, यानी सुर का अ और अरि का भी अ दोनों मिलकर बनते हैं सुरारी। यहाँ पर र के साथ आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो गई? स्वर संधि। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि देखें, अ और अ के मेल से आ की ध्वनि उत्पन्न हुई। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। विद्या और आलय। विद्या में या में आ की ध्वनि सुनाई देती है और आलय में पहली ध्वनि है आ। दोनों के मेल से बनता है विद्यालय। आ और आ मिलकर भी आ की ही उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार रजनी में बड़ा ई और ईश का भी ई, दोनों मिलकर ई ही बनाते हैं। रजनी और ईश मिलकर बना रजनीश। इस प्रकार हमने जाना कि स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है, उससे जो बदलाव आता है या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा, अ आ इ ई जो हैं ये सभी स्वर हैं। जहां आपको व्यंजन में स्वर की मात्रा दिखाई न दे, वहां पर अ मिला हुआ होता है, उसमें अ की ध्वनि होती है। स्वर के जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ यानी कि
लॉन्ग साउंड। दीर्घ का मतलब होता है जब कोई भी मात्रा बड़े रूप में आपके सामने दिखाई देगी तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। इसकी पहचान क्या है? ये आपको ट्रिक है जो आपको बताई जा रही है। जिन शब्दों में आ, बड़ा ई यानी ई और ऊ की मात्रा दिखाई दे, यानी जो भी मात्राएं वहां लगी हों बीच में शब्दों के, वो बड़े रूप में दिखाई दें, तो वो वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दीर्घ यानी कि लॉन्ग साउंड। जब स्वरों की बड़ी मात्राएं दिखाई दें तो समझ लीजिएगा कि वहां पर दीर्घ संधि है। स्वर में ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जो कि शॉर्ट साउंड होती हैं, जैसे अ, ई, उ, जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। या फिर दीर्घ स्वर हों, जैसे आ, ई, उ। इनके बाद यदि फिर से अ, ई, उ या फिर आ, ई, उ आए तो दोनों के मिल से बनने वाली जो स्वर होता है वो होता है बड़ा वाला, जैसे कि आ, ई और उ। यानी चाहे छोटी मात्रा हो या बड़ी मात्रा हो, लेकिन वो एक ही परिवार की होनी चाहिए। जैसे अ और आ एक साथ एक ही परिवार के हैं, ई और ई दोनों एक ही परिवार के हैं, उसी प्रकार से उ और ऊ एक ही परिवार के हैं। तो जब इन दोनों का मिलन होता है, मेल होता है, तो उससे बड़ी मात्रा का निर्माण होता है या रचना होती है। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे अ और अ दोनों के मेल से आ की ध्वनि उत्पन्न होगी। धर्म में अ की ध्वनि है और अर्थ में भी अ की ध्वनि है, पहली ध्वनि। उससे बनता है धर्मार्थ। यानी आपको क्या देखना है? पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है। तो दोनों जो स्वर होंगे उनके मेल से बड़े स्वर की रचना होती होगी। आइए एक और उदाहरण देखें। यदि अ के साथ आ का मेल हो तब क्या होगा? तब भी आ ही बनेगा। जैसे हिम में अ की ध्वनि है और आलय में पहली ध्वनि है आ, दोनों के मेल से बनेगा हिमालय। और यदि पहले आ हो और बाद में अ हो तब भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या और अर्थी, विद्या में या में आ की ध्वनि है और अर्थी शब्द जो है उसमें पहली ध्वनि है अ। आ और अ के मेल से बनता है विद्यार्थी। उसी प्रकार यदि दोनों आ हों तब भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या और आलय, विद्या में आ है और आलय में भी आ है, दोनों के मेल से बनता है विद्यालय। तो आप समझ गए होंगे, यदि एक ही परिवार के अक्षर हैं, स्वर हैं, तो दोनों के मेल से बनेगा उसी परिवार का बड़ा वाला अक्षर या उसकी ध्वनि। आइए अब देखें ई से। अब छोटी ई है दोनों, यानी ई ई दोनों के मेल से बनता है ई। और इसी प्रकार यदि छोटी ई बड़ी ई मिले या फिर दोनों बड़ी ई हो तब भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे रवि और इंद्र, यहाँ पर रवि में छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही होगी आपको और इंद्र में छोटा ई यानी कि जो स्वर है वो छोटी ई की मात्रा है। दोनों मिलकर बनते हैं रवींद्र। उसी प्रकार मुनि और इंद्र, मुनि में ई है और इंद्र का जो पहला स्वर है वो भी ई है, तो बनकर दोनों ने मिलकर बनाया मुनींद्र। उसी प्रकार से ई और ई दोनों मिलकर भी बड़ा ई बनेंगे। जैसे गिरि और ईश बना गिरीश, मुनि और ईश मुनीश। ई और ई दोनों मिलकर भी बड़ा ई ही बनाएंगे। जैसे मही और इंद्र, मही माने धरती, इंद्र माने राजा, बना महींद्र। नारी और इंदु, नारी यानी स्त्री और इंदु यानी चंद्रमा, यानी स्त्रियों में चांद के समान, नारिंदु। उसी प्रकार दोनों यदि बड़ी ई हो तब भी बड़ा ई ही बनता है। नदी और ईश बना नदीश, मही और ईश बना महीश। आप यहाँ ध्यान दें तो लाल अक्षर जो हैं वो सभी आपको दिखाई देंगे कि वो स्वर हैं और उनकी मात्राएं हैं। जब एक ही परिवार के जो स्वर हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसी परिवार के बड़े स्वर में वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये अब देखते हैं ऊ के परिवार की, जहां पर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो दोनों मिलकर बड़े ऊ में ही परिवर्तित होंगे। लघु और ऊर्मी। लघु में ऊ की मात्रा है
और ऊर्मी में बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है। दोनों के मेल से बनेगा लघूर्मी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी दीर्घ संधि होगी उसमें मात्रा बड़ी ही दिखाई देगी आपको। सिंधु और ऊर्मी में सिंधूर्मी। उसी प्रकार यदि दोनों छोटे ऊ हैं तो भी उसके मेल से बड़ा ऊ बनेगा। भानु और उदय। भानु सूर्य को कहा जाता है और उदय यानी उगना। दोनों में यदि आप देखें तो एक में छोटे ऊ की मात्रा है और एक छोटा ऊ दिखाई दे रहा है। दोनों के मेल से बना भानुदय। उसी प्रकार विधु और उदय दोनों के मेल से बना विधुदय। तो मात्राएं कौन सी बनेंगी? बड़ी मात्रा यानी दीर्घ मात्राएं बनेंगी। उसी प्रकार छोटा ऊ बड़ा ऊ हो या बड़ा ऊ छोटा ऊ हो तो भी बड़े ऊ के रूप में ही दिखाई देगा। वधू और उत्सव। वधू में बड़े ऊ की मात्रा है और उत्सव में छोटा ऊ दिखाई दे रहा है। दोनों के मेल से बना वधूत्सव। उसी प्रकार वधू और उल्लेख बना वधूल्लेख। यदि दोनों ऊ बड़े हों तो क्या होगा? तब भी बड़ा ऊ बनेगा। भू और ऊष्मा। भू माने धरती, ऊष्मा माने गर्मी, बना भूष्मा। उसी प्रकार वधू और ऊर्जा दोनों से बनेगा वधूर्जा। तो ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि में क्या होगा? एक ही परिवार के दोनों होंगे जो स्वर होंगे, जैसे अ के साथ आ होगा या फिर ई के साथ ई होगा, ऊ के साथ ऊ होगा। दोनों छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के मेल से क्या बनेगी? बड़ी मात्रा। आइए अब देखें गुण संधि। गुण संधि की पहचान क्या है? ये बहुत आसान सी ट्रिक है। जिन शब्दों के ऊपर यानी शिरोरेखा जो होती है, लाइन होती है, उसके ऊपर आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखाई दे, ध्यान रखिएगा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहां गुण संधि होता है। कैसे? यदि अ या आ के बाद छोटा ई या बड़ा ई हो तो दोनों के मेल से ए बन जाता है, यानी ए की मात्रा लग जाएगी। उसी प्रकार यदि अ या आ के बाद उ या ऊ हो तो औ की मात्रा लगेगी। और यदि उनके बाद में री आता हो तो अर हो जाता है, यानी कि र ऊपर चला जाता है, र आधा हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। अ के साथ ई के मेल से ए बनता है, तो जिनके ऊपर आपको ए की मात्रा दिखाई देगी वो क्या है? गुण संधि। जैसे नर। नर में र में अ की ध्वनि है और इंद्र में पहला जो ध्वनि है वो है ई, तो अ और ई के मेल से बना नरेंद्र। ए की मात्रा आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद आता है यदि अ के साथ बड़ा ई हो तब भी ए ही बनेगा, यानी ए की मात्रा लगाई जाएगी। जैसे दिन और ईश बनेगा दिनेश। उसी प्रकार से आ और ई हो तब भी ए बनेगा, महा और इंद्र महेंद्र। और यदि आ के साथ बड़ा ई हो तब भी ए ही होगा, जैसे महा और ईश से महेश। आइए अब देखते हैं अ के साथ यदि ऊ का मेल हो तो क्या होता है। अ के साथ यदि ऊ ध्वनि हो यानी स्वर हो तो ओ बन जाता है। जैसे प्रश्न में न में अ की ध्वनि है और उत्तर में पहली ध्वनि है ऊ, तो इस प्रकार पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ऊ दोनों मिलकर बनाते हैं ओ, तो इससे बनता है प्रश्नोत्तर। उसी प्रकार से ज्ञान और उपदेश, न का अ और उपदेश का ऊ दोनों मिलकर बना ज्ञानोपदेश। यदि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनेगा ओ ही। जैसे जल और ऊर्मी। जल का अ और ऊर्मी का ऊ दोनों मिलकर बना जलोर्मी। उसी प्रकार आ और ऊ से भी ओ का ही निर्माण होता है। महा और उत्सव बना महोत्सव। उसी प्रकार से वन और उत्सव, महा और ऊर्मी से महोर्मी, यानी जब आ या अ के साथ उ या ऊ का मेल होगा तब ओ की रचना होगी। अ और री से बनता है अर, जैसे कि आपको बताया गया था। यहाँ पर जो पहला शब्द होगा उसके अंत में अ और दूसरे शब्द का री दोनों जुड़कर बनेंगे अर। जैसे देव में अ, ऋषि का री, तो अ और री मिलकर बना देवर्षि। यहाँ जो र है वो आधा है, इसलिए ऊपर मात्रा के रूप में दिखाई देगा।
दूसरा उदाहरण देखें। आ और री से भी अर्ही बनेगा। महा और ऋषि, यहाँ महा का आ और ऋषि से री, दोनों से बना महर्षि। उसी प्रकार से राज का अ और ऋषि का री, दोनों से बना राजर्षि। उसी प्रकार ब्रह्मा और ऋषि से ब्रह्मर्षि। आइए जाने यण संधि। यण की पहचान क्या है? बहुत सिंपल सी आसान सी ट्रिक है। यहाँ पर य, व और र से पहले आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां पर भी य, व और र से पहले आपको आधा अक्षर दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि वहां पर यण संधि है। यहाँ ई, उ और री के बाद कोई अलग स्वर आता है तो उसमें क्रमशः वो किस में बदल जाते हैं? य, व और र में बदल जाते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। ई और अ से बना य। कैसे? जब ई और अ मिलेंगे तो दोनों के मेल से य उत्पन्न होगा। जैसे यदि और अपि। यदि में ई की मात्रा लगी है जो कि किस में परिवर्तित हो जाएगी? य में। और जैसे ही ई की मात्रा हटेगी तो द आधा हो जाएगा, क्योंकि स्वर के बिना वो अधूरा है। तो यदि और अपि से बना यद्यपि। उसी प्रकार अधि और अयन से बना अध्ययन, क्योंकि ध आधा हो जाएगा और ई की मात्रा य में बदल जाएगी। अगला है ई और आ, उससे भी बनेगा या। याद रखिए, जहां पर अ था वहां पर य बना और जहां आ लगेगा तो वो या हो जाएगा। इति और आदि से इत्यादि और अति और आवश्यक से अत्यावश्यक। क्योंकि इति में से जो ई की मात्रा हटेगी और य में बदलेगी तो वो बन जाएगा या। उसी प्रकार से अति और आवश्यक में अति की ई की मात्रा हटकर य बनेगी तो त आधा हो जाएगा और आवश्यक का आ य के साथ जुड़कर या बन जाएगा। ई और आ के मेल से बना या। देवी आवाहन तो बनेगा देव्यावाहन। क्यों? क्योंकि ई की मात्रा बन जाएगी य और आवाहन का आ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा या। और जैसे ही मात्रा हटेगी तो वह आधा हो जाएगा। नदी और अर्पण तो बनेगा नद्यार्पण। अब देखते हैं उ के साथ अ जोड़ने पर क्या होता है। उ के साथ अ जोड़ने से व बनता है। अनु का उ और अय का अ। जब उ और अ जुड़े तो वो व में परिवर्तित हो गए। जैसे ही न से उ की मात्रा हटी तो न आधा हो गया तो बना अन्वय। उ और आ से बनेगा वा। सु और आगत से बना स्वागत। स से उ की मात्रा हटकर बन गई व और आगत का आ जुड़ गया तो वो बन गया वा। जैसे ही स से उ की मात्रा हटी तो स आधा हो गया, बना स्वागत। याद रखिएगा, सरल सी पहचान है कि जब भी व, य और र से पहले आपको आधे अक्षर दिखाई दे तो वो क्या है? बिल्कुल ठीक समझ गए आप। वो है यण संधि। उ और आ से बना वा। वधू आगमन से बना वधवागमन। उसी प्रकार री और अ के मेल से बनेगा रा। पितृ आदेश, यहाँ पर त के नीचे री की मात्रा है और आदेश का आ जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा रा, तो बन गया पित्रादेश। अब आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा? यहाँ पर किसी भी एक जो जैसे दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द में जो पहला अक्षर आता होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो बड़ा हो जाएगा, मात्रा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ आपको अय की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई देगी। इसकी सब बहुत ही सरल सी पहचान है। जिन शब्दों के ऊपर यानी शिरोरेखा के ऊपर आपको अय की मात्रा या औ की मात्रा दिखाई दे तो सोच लीजिएगा कि वहां पर वृद्धि संधि है। जैसे अ और आ का मेल यदि ए और अय के साथ हो तो अय बन जाता है। उसी प्रकार अ या आ का मेल ओ और या फिर औ के साथ हो तो भी औ बनता है। यानी आपको क्या देखना है? पहले शब्द में जो कोई भी ध्वनि हो, जैसे यहाँ उदाहरण से समझ लेते हैं। अ और ए दोनों के मेल से बना अय। एक का अ और एक का भी ए, यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि देखिए और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि को देखें तो जो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि है उसमें वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वो बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। एक का एक, आपने देखा कि क पर जो ए की मात्रा है वो
आय की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गई है। अन्य उदाहरण से देखें, यहाँ पर आ और ए के मेल से भी अय बन रहा है। सदा और एव से बना सदैव, और मत और एके से बना मतैक्य। उसी प्रकार से यदि और देखें तो महा और ऐश्वर्य से महेश्वर्य। यहाँ जो दूसरा शब्द होता है, दूसरे शब्द की जो भी मात्रा होती है, यानी जो भी स्वर वहां पर होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। यदि ए है तो वो अय में परिवर्तित हो जाएगा, और यदि पहले से ही अय है तो वो अय की मात्रा के रूप में ही दिखाई देगा। तो आपको क्या देखना है वृद्धि संधि के लिए, कि यहाँ पर आपको अय या औ की मात्रा दिखाई देगी। अन्य उदाहरण देखें, अ के साथ यदि औ हो तो क्या होगा? औ के रूप में ही दिखाई देगा, यानी शिरोरेखा के ऊपर आपको औ की मात्रा दिखाई देगी। जैसे परम और औषध, यहाँ दूसरे शब्द का पहला अक्षर है औ, यानी औ की मात्रा लगेगी म के ऊपर। परम और औषध से बना परमौषध। उसी प्रकार से आ और ओ के मेल से भी औ ही बनेगा। महा और ओध से बना महोध। महा ओज से बना महोज। तो ध्यान रखना है आपको कि या औ हो या फिर ओ हो, दोनों के मेल से जो भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर होता है, उसके ऊपर औ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ एक और उदाहरण है, महा और औषध से बना महौषध। अब आती है अयादि संधि की बारी। अयादि संधि की भी बहुत सरल सी पहचान है। यहाँ आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर ए, अय, ओ और औ की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ ए, अय, ओ और औ की मात्रा दिखाई नहीं देगी। और जो भी अयादि संधि किए गए शब्द होंगे, वो 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 अक्षरों के शब्द होते हैं। जैसे ए, अय, ओ, औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई भी स्वर आता हो तो उसका परिवर्तन अय, आय, अव या आव में हो जाता है। जैसे यहाँ देखें, पहले में यदि अय की मात्रा लगी है और दूसरे शब्द में अ है, तो क्या बन जाएगा? वो या तो अय बनेगा, या आय, या अव, या फिर आव। जैसे नए और अख, यहाँ पर न के ऊपर अय की मात्रा लगी हुई है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर है अ, तो अय और अ मिलकर बना आय, तो बना नायक। उसी प्रकार ए और अ के मेल से बना अय। जैसे ने और अन, न के ऊपर ए की मात्रा है और अन में पहला अक्षर है अ, तो ए और अ से बना यन, तो क्या बना? नयन। ऐसे ही गए और अक से बना गायक। उसी प्रकार से पो और अन से बना पवन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं संधि किए गए शब्द 3 या 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं, और इनमें यदि पहले शब्द में ए या फिर ओ आता हो तो वो अय, आव या अव आव में बदल जाते हैं। यदि औ और अ है तो वो बनेगा आव। जैसे पौ और अन से बना पावन, पौ और अक से बना पावक। यहाँ औ की मात्रा और अ दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आव में बदल जाएंगे। अगला है औ और ई, इससे बनेगा आव। जैसे कि ऊपर आप देख ही पा रहे हैं, अ के साथ या तो अ है या ई है तो आव में बदल जाता है। नौ और इक से बना नाविक। बच्चों, संधि विच्छेद के बारे में भी जान लें। संधि विच्छेद यानी जो संधि किए गए शब्द होते हैं उनको अलग अलग करना। विच्छेद का अर्थ होता है उनको अलग अलग भागों में बांट देना, टुकड़े करना। यानी जो मिलाया गया शब्द होता है उसको वापस 2 शब्दों में बदल देना। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक शब्द यदि दिया गया है तो इसमें अति और अधिक ये 2 अलग अलग कर दिए गए। उसी प्रकार अत्यंत में अति और अंत में बदल दिया गया। प्रत्यक्ष को प्रति और अक्ष कर दिया गया। ज्ञानोपदेश में ज्ञान और उपदेश। सदैव में सदा और एव। एक बात ध्यान रखने योग्य है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि संधि विच्छेद करते समय ध्यान रहे कि दोनों शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए। यदि उनका कोई अर्थ न निकलता हो, इस प्रकार के यदि विच्छेद कर देंगे आप शब्दों को, तो वो
संधि विच्छेद नहीं होगा, सही वहां पर आपके अंक कट जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे ज्ञानोपदेश है तो यहाँ पर ज्ञानो और पदेश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ज्ञान और उपदेश। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर कौन से अक्षर के मेल से कौन सी मात्रा बनती थी। तो यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो शब्दों को आराम से आप अलग अलग कर पाएंगे। आशा है कि आपको संधि समझ आ गया होगा। संधि की पहचान कैसे करनी है और यदि विच्छेद करना है तो किस बात का ध्यान रखना है, आप अभ्यास से सब कुछ सीख सकते हैं। याद रखिए, सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलती है। लगातार निरंतर मेहनत करते रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। विदा।